हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू सरस विजडम। और आज हम लोग नए जो एनसीईआरटी का बुक है क्लास 9 का, उसका चैप्टर 1 हिस्ट्री का करने वाले हैं। अर्ली ह्यूमंस, बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, जर्नी टू द सिविलाइजेशन। मतलब इस सिविलाइजेशन होता क्या है और सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है, सिविलाइजेशन कैसे कोई सिविलाइज होता है, सिविलाइजेशन के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, क्या आदमी लोग जो आज सिविलाइज है जितना उसको रहने का ढंग है, कि आज से मतलब 5,000 साल पहले या 10,000 साल पहले या 20,000 साल पहले क्या वो ढंग थी। इस चैप्टर में मेनली हम लोग उसी चीज पे फोकस करने वाले हैं और कौन कौन सी सिविलाइजेशन के एजेस है। तो चलिए बिना किसी देरी का इसको खत्म करते हैं। अच्छा, टॉपिक इसमें क्या कि अर्ली ह्यूमंस हिस्ट्री एंड बिगनिंग ऑफ द राइटिंग स्कोप ऑफ द चैप्टर्स। अच्छा, इसमें हम लोग अर्ली ह्यूमंस की स्टार्टिंग के बारे में, उसके अलावा जो डिफरेंट राइटिंग पैटर्न डेवलप होता है उसके बारे में हम जानेंगे। स्टडी अर्लीस्ट एंसेस्टर हु दे वर ओन, बोले कि व्हेन एंड वेयर दे इवॉल्व्ड। मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो कहाँ ग्रो किए, मतलब कहाँ पर जन्म लिए, कैसे वो लोग स्प्रेड हुए। तो एक चीज हम और जानते हैं कि सारे जो हमारे एंसेस्टर्स है, चाहे एस्ट्रोलोपिथेकस हो, चाहे होमो इरेक्टस हो, ये सारे लोग जो हैं वो अफ्रीका में जन्म लिए और उसके बाद धीरे धीरे उस पार्ट से स्प्रेड हुए पूरे वर्ल्ड में। इन्वेस्टिगेट डाइट, लाइफ स्टाइल, इवोल्यूशन इनटू द मॉडर्न ह्यूमंस। इसमें हम देखेंगे उनका कि उनका मतलब डाइट क्या था, वो किस तरह के फूड आइटम्स खाते थे, उनका लाइफ स्टाइल क्या था। इवोल्यूशन इनटू द मॉडर्न ह्यूमंस, क्या अभी जैसा वो दिख रहे हैं, क्या मॉडर्न मतलब ह्यूमन जैसा वो पहले भी थे, या उसके पीछे और कुछ मेन रीजन था, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फोकस ऑन प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड उसको कहा जाता है, हिस्ट्री के लिखे जाने से पहले की जो टाइम पीरियड होते हैं उसको प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, हिस्ट्री के स्टार्टिंग से पहले। और एक होता है हिस्ट्री हिस्टोरिक पीरियड या पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हिस्ट्री लिखी जा चुकी थी, जिसमें राइटिंग कल्चर डेवलप हो चुके थे, तो उसको पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड या हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। इसमें आर्कियोलॉजी इज द मेन सोर्स। हिस्ट्री के जानने के क्या सोर्सेज है? हिस्ट्री के जानने के दो मेन सोर्सेज हैं। एक है लिटरली सोर्स, दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हम जमीन के अंदर से कोई भी चीज को मतलब डिग करके फाइंड आउट करते हैं, और फाइंड आउट करने के बाद जो भी चीज हमारे सामने रहती है उस चीज को प्रॉपर स्टडी करते हैं, उसके पैटर्न्स को समझते हैं। वो कब मतलब कार्बन डेटिंग प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि कितने साल पहले लाइज करता था, कौन इसको यूज करता था। ये भी कि इतने साल पहले अगर लाइज करता था, इस समय रूलर था, तो डायरेक्टली उसको अटैच कर लेंगे कि हाँ, इस डायनेस्टी के टाइम पीरियड में ये चीजें यूज होती थी। तो आर्कोलॉजी मतलब पुरानी चीजों को जो स्टडी करता हो, ये उस सब्जेक्ट को आर्कोलॉजी बोलते हैं। और वो पर्सन जो उस पुरानी चीजों को स्टडी करता है उसे आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। एविडेंस, प्री राइटिंग पीरियड अंडरस्टूड मेनली थ्रू द आर्कोलॉजिकल एविडेंस। अगर मान लीजिए जैसे लिटरली सोर्सेज में तो कुछ लिखा हुआ है, आप उसके थ्रू हिस्ट्री जान पा रहे हैं, लेकिन जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है जिसमें लोगों को लिखने नहीं आता था, तो उस समय की हिस्ट्री जानने का एक ही तरीका है और वो है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब क्या होता है? आर्कोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब होता है कि हम स्टडी करेंगे प्रॉपरली और उसके बाद फिर फाइंड आउट करते हैं। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में हम डिग करते हैं चीजों को, जब फाइंड आउट करते हैं तो फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये आर्कोलॉजिकल सोर्स है। रिटन रिकॉर्ड्स मार्क द स्टार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड। और जब से मतलब लिखे हुए रिकॉर्ड्स आने लगे, तब से जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। तो उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट पेज में जो भी चीज है आपको समझ में अच्छा से आ गया होगा। देखिए, हड़प्पा। हड़प्पा क्या था? हड़प्पा जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट शहर था। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इंडस रिवर सिंधु नदी के किनारे स्टार्ट हुआ था। और जो भी आपके चार इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाइनीज सिविलाइजेशन हो, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, इजिप्ट सिविलाइजेशन हो, हर सिविलाइजेशन किसी न किसी रिवर के किनारे डेवलप हुआ है। एग्जाम्पल के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था इंडस रिवर के किनारे हुआ था। मेसोपोटामिया जो था यूरोफ्रट्स और टिग्रिस रिवर के किनारे हुआ था। चाइनीज जो था वांगो रिवर के किनारे हुआ था। और इजिप्ट, इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो था नाइल रिवर। तो क्या हम किसी अर्ली सिविलाइजेशन को रिवर वैली सिविलाइजेशन बोल सकते हैं? तो हाँ बोल सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा हमें।
ठीक है। हड़प्पा में सिंधु और सरस्वती ये दो इंपॉर्टेंट रिवर थी, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, या हम इसे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन कह सकते हैं। अभी हाल फिलहाल एक टेस्ट लिए थे और उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूछे थे। तो आप याद रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हड़प्पा इंपॉर्टेंट शहर था और ये पूरा सिविलाइजेशन इंडस रिवर के किनारे डेवलप हुआ था। One of the earliest known writing system associated with its writing engravings found on seals, poetry etc. seals मतलब वो पुराने से जो सिक्के होते थे उस पे कोई कोई चीज कार्व किया रहता था। वो किसी एनिमल का पिक्चर हो सकता है, या पोएट्री जो थी आपकी, और जो पोएट्री थी, नॉट पोएट्री, पोएट्री जो थी उस पे क्या था, उस पे अलग अलग चीजों की नक्काशी की रहती थी, पैटर्न बना रहता था। स्क्रिप्ट टाइप पिक्टोग्राफी, स्क्रिप्ट का जो टाइप था वो पिक्टोग्राफ था, मतलब सिंबल्स का यूज किया जाता था किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। स्क्रिप्ट नेम हड़प्पा स्क्रिप्ट और बोला कि सिंधु लिपि। स्क्रिप्ट को हड़प्पन स्क्रिप्ट या सिंधु लिपि बोलते हैं। डेसिफर्मेंट स्टेटस नॉट एट डेसिफर्ड मीनिंग अननोन। अच्छा, डेसिफर्ड और मतलब नन डेसिफर्ड, इसका मतलब क्या होता है? डेसिफर्ड मतलब जिसकी खोज की जा चुकी है, जिसको हम जान सकते हैं, जिसको लिख सकते हैं, जिसको पढ़ सकते हैं, उसको डेसिफर्ड बोलते हैं। और अगर हम ये काम नहीं कर पाएंगे तो वो अनडेसिफर्ड माना जाता है। अदर अर्ली राइटिंग सिस्टम सुमेरियंस, क्यूनिफॉर्म, मेसोपोटामिया। याद रखिएगा, सुमेरियंस जो हैं उन्होंने क्यूनिफॉर्म पैटर्न डेवलप किया, और ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का पार्ट है। मेसोपोटामिया मतलब टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर। इजिप्टियन मतलब कि हेरोग्राफिक्स, जैसे क्यूनिफॉर्म जो थे मेसोपोटामियन अगर प्रोवाइड किए थे, तो हेरोग्राफिक्स जो था, हेरोग्राफिक्स जो था वो इजिप्टियन प्रोवाइड किए थे। बोथ फ्लोराइज अराउंड द सेम टाइम एज द हड़प्पन राइटिंग, मतलब जिस समय हड़प्पन राइटिंग फ्लोराइज हुआ था उसी समय सुमेरियंस ने क्यूनिफॉर्म लाया और इजिप्टियन जो थे हेरोग्राफिक्स लाया। डेसिफरमेंट, दिस स्क्रिप्ट हैव बीन डेसिफर्ड, मतलब इस स्क्रिप्ट के बारे में सबको पता है, इसके लैंग्वेज क्या है, इसको लोग जानते हैं कि हाँ उस समय क्या लिखा गया। तो इंडस वैली अनडेसिफर्ड था, बट ए डेसिफर्ड है, मतलब इसके बारे में लोग जानते हैं। इट वाज नोन सिविल, मतलब नोन लैंग्वेज। Importance, their decipherments marks the beginning of the historical period 5000 years ago। मतलब इसके डेसिफर होने का, लोगों के जानने के बाद हम मार्क कर सकते हैं इसको कि हाँ इसके बारे में अच्छा से हम जानते हैं। की पॉइंट्स क्या है इसका? बिकॉज हड़प्पा स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड, मच अबाउट हड़प्पा सोसाइटी इज स्टिल इंटरप्टेड मेनली फ्रॉम आर्कोलॉजिकल फाइंड्स रेदर देन रिटन रिकॉर्ड्स। देखिए, अगर हम सुमेरियंस की बात करते हैं या इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो क्योंकि डेसिफर्ड हो चुका है तो हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पे भी जो चीजें लिखी गई है या बुक्स में लिखा गया है उसको हम आसानी से जान सकते हैं। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन अनडेसिफर्ड, अनडेसिफर्ड कहने का मतलब कि हम नहीं जान सकते उसे। तो हमें किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे। जमीन के अंदर से कोई चीज डिग करेंगे, डिग करके जो चीजें मिलेगी उससे हम फाइंड आउट करेंगे कि हिस्ट्री में इस समय था क्या। लेकिन इजिप्टियन और मेसोपोटामियन में क्योंकि डिस्फर्ड हो चुका था, लोग जान चुके थे इसके बारे में, तो उसको लिटरली सोर्सेज भी इसमें यूज किए जाते, तो उसके थ्रू भी हम जान जाते हैं। क्लियर है? Inscriptions are very short and few, so patterns are hard to find. No bilingual text like the Rosetta Stone to provide a key. याद रखोगे, रोसेटा स्टोन जो था वो इजिप्टियन स्क्रिप्ट का वो पार्ट है, और ये बाइलिंगुअल था। बाइलिंगुअल टेक्स्ट लाइक रोसेटा स्टोन्स। अननोन अंडरलाइंग लैंग्वेज, साइन वैल्यू, साउंड वर्ड सिलेबल अनसर्टेन, hundreds of sign and limited context, some may be नन लिंग्विस्टिक सिंबल्स। इसमें बहुत सारे ऐसे सिंबल्स थे जो नन लिंग्विस्टिक, जो किसी लैंग्वेज को शो नहीं करते थे। hundreds of sign and limited context, some may be non linguistic symbols, many claimed reading exist not none widely accepted। मतलब बहुत सारे लोग उस समय नहीं पढ़ते थे। इसमें ऐसे भी सिंबल्स यूज किए गए जो नन लिंग्विस्टिक्स था, जिसको लैंग्वेज के रूप में कहीं यूज नहीं कर सकते।
अच्छा बोले कि एफर्ट्स मेज कौन एवरी कैटलिंग एंड एक्सक्यूशंस मार्शल बोले कि बंदोपाध्याय साइन लिस्ट स्ट्रक्चरल एनालिसिस जॉन मार्शल थे जिन्होंने मतलब इजिप्ट जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसके बारे में प्रॉपरली स्टडी किया, उसके बारे में बताया। स्टैटिकल एंड कंप्यूटर असिस्टेड स्टडीज अटेम्प्ट लिंकिंग द ड्राविडियन इंडो आर्यन लॉज बोला कि लॉगी सिलेबिक मॉडल्स ऑल डिस्प्यूटेड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। यहाँ पर कौन सा स्क्रिप्ट एक की एक बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट की बात कर सकते हैं। यूज्ड फ्रॉम 400 BC इन साउदर्न इंडिया एंड गंगा वैली। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को साउदर्न इंडिया में और गंगा वैली में यूज किया जाता था। Formalized by Emperor Ashoka in 3rd century BC, ancestor of many later Indian scripts। हम कह सकते हैं कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है बहुत सारे स्क्रिप्ट्स जो इंडियन स्क्रिप्ट्स है उनके एंसेस्टर हैं अशोका। फॉर्मलाइज्ड यूरोपीय इंपेरर अशोका इन द 3rd century। इस ब्राह्मी लिपि को काफी ज्यादा फ्लोराइजेशन मिला, काफी ज्यादा सपोर्ट मिला अशोका के टाइम पीरियड में। देखिए राजा महान हो, राजा आसानी से बैटल जीत जाता है तो राजा और दूसरी चीजों पे फोकस कर सकता है, और अशोका ने फिर बाद में इन्हीं सब चीजों पे फोकस किया। ह्यूमन हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल पीरियड, मतलब प्री हिस्ट्री हिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले और हिस्ट्री स्टार्ट होने के बाद क्या वो चेंजेस देखने को मिला है। टाइम स्पेन प्री हिस्टोरिक पीरियड 3 मिलियन ईयर्स एगो 5,000 ईयर्स एगो। तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड को बोलते हैं तो 3 मिलियन से 5,000 ईयर्स एगो को प्री हिस्टोरिक बोलते हैं। इस समय कोई लिटरली सोर्सेज नहीं था। अगर हमको हिस्ट्री जानना भी है तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की हेल्प से हिस्ट्री जानेंगे। ओवर 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री कह सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड को 99% ह्यूमन हिस्ट्री का टाइम पीरियड बोलते हैं। इसमें हिस्टोरिकल पीरियड, अगर हम हिस्टोरिकल पीरियड की बात करते हैं 5,000 BC से टिल डेट तक, मतलब प्रेजेंट तक। और ये 5,000 से लास्ट डेट तक मात्र 1% हिस्ट्री है। इसमें से 99% वो हिस्ट्री है जो प्री हिस्टोरिक था। और प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री जानने का तरीका क्या है, प्री हिस्टोरिक में आप लिटरली सोर्सेज का यूज करोगे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज का, तो बिना कोई कंफ्यूजन का आपको बोलना है कि आर्कोलॉजिकल सोर्स का, क्योंकि प्री हिस्टोरिक पीरियड में लिटरली सोर्स नहीं होता था। मेन सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन प्री हिस्टोरिक मटेरियल्स रिमेन टूल्स इम्प्लीमेंट्स आर्टिफैक्ट्स बिल्डिंग्स ह्यूमन्स एंड एनिमल रॉक्स। मतलब आर्टिफैक्ट्स बिल्डिंग्स ह्यूमन्स और एनिमल रॉक्स का यूज करते थे। रिटन डॉक्यूमेंट्स लिटरेचर इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड प्लस मटेरियल्स रिमेन्स। मतलब इसमें बहुत सारी चीजें लिखी भी गई, जैसे हिस्ट्री में उस समय नहीं लिखी जाती थी पुरानी चीजें, मतलब जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड था उसमें जो पुरानी चीजें आपको मिले उसके थ्रू आप जानोगे। लेकिन हिस्टोरिकल पीरियड में बहुत सारी बुक्स लिखी भी जाती थी, उसको आदमी क्या करता था, उसको पढ़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं पुरानी चीजों के बारे में। लेकिन प्री हिस्टोरिक में हम पुरानी चीजों को देख करके नहीं बता पाएंगे जब तक कार्बन डेटिंग प्रोसेस या जो उसके रिक्वायर्ड प्रोसेस है वो यूज ना हो उस पर। Life of people prehistory constructed mainly from artifacts tell us about the how people lived worked and used technology। कैसे लोग रहते हैं यूज करते हैं टेक्नोलॉजी को। हिस्ट्री रिटन सोर्सेज गिव डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट नेम्स इवेंट्स इंस्टीट्यूशंस सोशल एंड कल्चरल लाइफ। नेम इवेंट्स इंस्टीट्यूशन सोशल और कल्चरल लाइफ हिस्टोरिकल पीरियड में, तो ये सारी चीजें प्री हिस्टोरिकल पीरियड में नहीं रहेगी। Ideas and belief generally difficult to recover for prehistoric people because they left few or no written records। प्री हिस्टोरिक पीपल जो थे वो कुछ नहीं लिखते थे, आर्कोलॉजी और हिस्टोरिकल पीरियड वाले लिखते थे। आर्कोलॉजी प्रोवाइड्स क्लूज ब्यूरियल आर्ट न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स बट नॉट फुल एक्सप्लेनेशन मेजरमेंट ऑफ द टाइम। मतलब ये सारा चीज इनके पास था बट टाइम की मेजरमेंट का प्रॉपर चीजें इनके पास नहीं थी जो मेथड यूज होता है। प्री हिस्टोरिक डेटिंग अप्रोक्सीमेट बेस्ड ऑन आर्कोलॉजिकल मेथड्स, इस बल्कि स्ट्रेटिग्राफी कार्बन डेटिंग टोपोलॉजीज, इसके थ्रू हम प्री हिस्टोरिक पीरियड को जान पाते हैं। हिस्टोरिकल डेटिंग वर्क रिलेटिवली एक्यूरेट व्हेन टेक्स्ट रिकॉर्ड्स स्पेसिफाइड डेट्स इन कोरोनेशंस वॉर्स एंड इवेंट्स। मतलब राजा को कब गद्दी मिली, राजा ने कौन सी लड़ाई की, राजा की लाइफ में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हुई, इसको लेकर के वो सारी चीजें अरेंज होती थी।
अच्छा इधर देख, पर्पस अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन चेंज बायोलॉजिकली एंड कल्चरली इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट। मतलब ह्यूमन जो है अपने आप को कैसे ढाले जब क्लाइमेट और एनवायरनमेंट चेंज हुआ, क्योंकि ये नई चीज है। Biological evolution, early ancestor Australopithecus gradually evolved in the Homo sapiens. Australopithecus को हम Homo sapiens भी बोलते हैं. Cultural evolution, changes in tools behavior, social life and beliefs during the quaternary periods, last 2.6 million years ago, helped humans survive the environmental changes. किस चीज को शो करता है? इन्वायरमेंटल चेंजेस को शो करता है. From hunting gathering to agriculture and food productions, surplus productions of food and good enabled the rise of civilizations. ठीक है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर लेंगे तो हमारी फूड की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, तो हम और भी जो डिफरेंट चीज़ें जैसे आर्टिफैक्ट्स या और भी जो अलग अलग चीज़ें हैं उस पर हम फोकस कर पाएंगे. फर्स्ट मेजर माइग्रेशन, होमो इरेक्टस लेफ्ट अफ्रीका 2 मिलियन ईयर्स अगो. होमो इरेक्टस जो थोड़ा सा सीधा होकर चलना स्टार्ट करती है वो 2 मिलियन ईयर्स अगो अफ्रीका के जंगलों में रहते थे. Evidence stone tools, hand axes, cleavers found in Asia and Europe, Asia, Africa, Europe origin and spread between the 2 million to 0.5 million years ago. 2 मिलियन से वहां से चले और 0.5 मिलियन तक में वो क्या किया, पूरा स्प्रेड, वो हर जगह को लगभग प्रॉपरली वो देख लिए, उसके टूल्स क्या थे, कहाँ के लोग कैसी चीजें यूज करते थे उसको. सेकेंड मेजर माइग्रेशन अनदर वे ऑफ द अफ्रीका ऑकर्स अबाउट 1,25,000 ईयर्स अगो. जैसे अफ्रीका, अफ्रीका जो भी ट्राइबल कम्युनिटी थी उसके उसका हंटे मतलब मेन पॉइंट रहा. We know ancestors archaeological excavates early human sites and find clues, tools, bones, pottery and other objects. इधर पर्पस ऑफ क्लूज जो था, इज फाइंड हेल्प रिकंस्ट्रक्ट पास्ट लाइफ स्टाइल, डाइट, टेक्नोलॉजी एंड सोशल बिहेवियर. मतलब क्या होता है आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं, तो जो पुरानी चीजों को स्टडी करके बताया, जैसे टूल्स, बोन्स, पोएट्री एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. और पर्पस ऑफ क्लूज मतलब कि इज फाइंड हेल्प रिकंस्ट्रक्ट पास्ट लाइफ स्टाइल, डाइट्स, टेक्नोलॉजी एंड सोशल बिहेवियर. पास्ट लाइफ स्टाइल, डाइट्स, टेक्नोलॉजी और सोशल बिहेवियर, इन सब चीजों को चेंज करते हैं. कॉम्बाइंड मेथड में एक्सप्रेशंस प्लस लैब एनालिसिस, डेटिंग वियर पैटर्न रिसीव्ड एक्सपेरिमेंट गिव ए फुलर प्राइस ऑफ द अर्ली ह्यूमंस. किस चीज के बारे में बताता है, इधर देख लीजिएगा. पर्पस ऑफ क्लूज क्या है, इज फाइंड हेल्प रिकंस्ट्रक्ट पास्ट लाइफ स्टाइल, क्योंकि पास्ट लाइफ स्टाइल को हम इससे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दोबारा जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं. डाइट्स, टेक्नोलॉजी एंड सोशल बिहेवियर्स की, किस तरह के फूड आइटम्स यूज करते थे, टेक्नोलॉजी क्या था, सोशल बिहेवियर क्या था, इसके बारे में. एक्सपेरिमेंटल आर्कियोलॉजी, रिसर्चर्स remake and use ancient tools to understand how they were made, used and depend on the daily life. ए मेड बनते कैसे थे, यूज कैसे होते थे और डिपेंड कैसे रहते थे डेली लाइफ पे. कॉम्बाइंड मेथड एक्सकवेशंस प्लस लैब एनालिसिस, डेटिंग वियर पैटर्न रिसीव. मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जिसके थ्रू हम पुरानी चीज को स्टडी करके फाइंड आउट करके बता सकते हैं. Hunting gathering tools become smaller and more efficient over time. Main stone tools types the scrapers, borers, points. Scrapers, borers से होते थे, but पूरा की मेन गैदरिंग टूल्स बिकम स्मॉलर एंड मोर एफिशिएंट ओवर टाइम. मतलब पहले बहुत बड़े हथियार टूल्स होते थे, लेकिन अब छोटे और इम्पैक्टफुल टूल्स आने लगे. डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्शंस विद शार्प पॉइंट्स इंप्रूव हंटिंग एफिशिएंसीज. इफिशिएंटली हंटिंग करते थे. मिडिल पैलेलिथिक, पैलेलिथिक मतलब स्टोन एज को पैलेलिथिक बोलते हैं, मिडिल मतलब बीच वाला. लेटर इन्वेंशंस बो एंड एरो, बाद में चलकर के बो और एरो का इन्वेंशन हो गया. अच्छा, अराउंड 12,000 ईयर्स एगो मेसोलिथिक पीरियड, क्लाइमेटिक चेंज, अर्थ वार्म, आइस शीट्स रिट्रीटेड. जैसे हम लोग देखे हैं, अर्थ पहले आइस शीट्स के रूप में, फिर वो हॉट होगी, फिर बहुत सारे एनिमल्स आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे, तब जाकर के वो ग्रोथ होगा प्रॉपरली.
Research more small games, fish edible with wild grains available. मतलब मोर स्मॉल गेम्स, बहुत छोटे छोटे गेम्स होते थे, फिश था, एडिबल चीजें स्टोर होते थे, वाइल्ड एनिमल्स को बचाने के लिए अलग अलग प्रोटेक्शन मेथड यूज होते थे। फर्स्ट मेजर पॉपुलेशन इंक्रीज इन ह्यूमन हिस्ट्री, टूल्स, माइक्रोलिथिक टूल्स, स्मॉल स्टोन टूल्स वाइडली यूज। कौन से टूल्स वाइडली यूज होते थे? तो स्मॉल स्टोन टूल्स वाइडली यूज होते थे। अच्छा, न्यूलिथिक, मेजोलिथिक के बाद न्यूलिथिक, सबसे पहले पैलेलिथिक, उसके बाद मेजोलिथिक, उसके बाद न्यूलिथिक। ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फूड प्रोडक्शन। न्यूलिथिक में क्वेश्चन था कि हंटिंग और गैदरिंग को छोड़कर फूड प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए। और की फीचर अगर हम बात करें, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्रीज, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्रीड्स, मतलब एनिमल हस्बेंड्रीज करना, न्यू ब्रीड्स को डेवलप करना, उनका प्रॉपर केयर करना। टूल्स शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग टूल्स टू द टूल्स फॉर फार्मिंग एंड फूड फूड प्रोसेसिंग, मतलब बहुत सारे शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग। स्टार्टिंग स्टेज में जो अर्ली ह्यूमंस थे वो हंटिंग करते थे, बाद में चल करके ये क्या करने लगे, ये हंटिंग को छोड़ दिए, इसके बाद फूड का प्रोडक्शन करने लगे, और तब जाकर के धीरे धीरे सेटल्ड हुए। पॉटरी, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस अर्थवेयर्स फॉर स्टोरेज एंड कुकिंग, अर्थवेयर का यूज करते किस चीज के लिए? कुकिंग, ये सब के कुकिंग ये सब के लिए यूटेंसिल्स यूज करते थे। इस तरह से हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो, 24/7 हम लोग अवेलेबल है, चाहे टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतरीन बना सकते हैं। प्ले स्टोर पे फ्री ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, मिक्स क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए धन्यवाद।